जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बहू शेर तो ससुर सवा शेर। सुबह से पागलों की तरह काम करते करते दमयंती जी बहुत ही थकावट महसूस कर रही थी। इसीलिए थोड़ी देर टीवी के सामने जाकर बैठ गई और बड़े ही शौक से अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखने लगी। दिन भर के काम से थोड़ी देर समय निकालकर वह टीवी देखना उन्हें अच्छा लगता था। उनके पति चंदन जी वहीं पास में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अभी उन्होंने टीवी देखना शुरू ही किया था कि अचानक टीवी बंद हो गया। दमयंती जी ये देखकर चौंक गई कि उनकी बहू मालती के हाथ में रिमोट था। उसने ही टीवी बंद किया था। दमयंती जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बहू, टीवी क्यों बंद कर दिया? तभी मालती ने कड़कती आवाज में कहा, माँ जी, आप सारा दिन बैठी बैठी बस टीवी ही देखती रहती हो। और यह क्या, टीवी के साथ साथ आप लोगों ने एसी भी चला रखा है। मालूम भी है कि बिजली का बिल कितना लंबा चौड़ा आता है। तभी अखबार को चेहरे के सामने से हटाते हुए चंदन जी बोले, बहू, ये कौन सा तरीका हुआ अपनी सास से बात करने का? अब क्या वह टीवी भी नहीं देख सकती? तभी उनकी बहू ने कहा, बाबूजी, यह तो आपको भी मालूम है कि बिजली का बिल कितना आता है। आप तो सारा दिन बस अखबार में ही खोए रहते हो। हमें तो अपने और बच्चों के बारे में भी सोचना होता है। आज से यह रिमोट मेरे पास ही रहेगा। यह टीवी सिर्फ शाम को ही चला करेगा। मैं खुद ही आपको रिमोट दे दिया करूंगी। यह कहते हुए मालती रिमोट लेकर अपने कमरे में चली गई। दमयंती जी तो सदमे से जैसे पत्थर ही हो गई थी। उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उन्होंने सुना वे हकीकत थी या कोई सपना। तभी चंदन जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो दमयंती जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पति को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि चंदन जी ने दमयंती जी को चुप रहने का इशारा किया और खुद कुर्सी पे आंखें बंद करके गहरे सागर में गोते लगाने लगे। बेटे और बहू ने बदलाव तो वे पिछले कई दिनों से महसूस कर रहे थे। उन दोनों का बिना मतलब के खींचना, बेवजह चीखना, चिल्लाना अब हर रोज की बात हो गई थी। बेटे ने एक तो दो बार इशारे में उन्हें कह भी दिया था कि यह मकान उनके नाम कर दें, और चंदन जी भी यही सोचने लगे थे कि बाद में भी तो सब कुछ बेटे और बहू का ही है, फिर अभी क्यों नहीं। लेकिन फिर जब एक दिन वह अपने मित्र से मिले तो उन्होंने सलाह दी कि बसिया जरूर बनवा लो, लेकिन मकान पहले अपनी पत्नी के नाम लिखना, उसके बाद अपने बेटे के नाम। अपनी पत्नी का बुढ़ापा खराब मत कर देना। कम से कम आपके बाद इज्जत की दो रोटियां तो मिलेंगी तुम्हारी पत्नी को। उन्होंने ऐसा ही किया था क्योंकि उनके दोस्त ने ही उन्हें ये सलाह दी थी। औलाद का असली रंग देखना हो तो एक बार झूठ बोलकर देख लो कि तुमने उसके नाम पर यह मकान कर दिया है। सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। लेकिन इतनी जल्दी नकाब उतर जाएगा, यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। चंदन जी थोड़ी देर यूं ही सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने दमयंती जी की तरफ देखा, जो आंखें खोले छत की तरफ लगातार देखते जा रही थी। वे अपनी पत्नी से बोले, दमयंती, जिस दिन से हमारा बेटा हमारी जिंदगी में आया है, उस दिन से लेकर आज तक हम अपनी इच्छाओं को दरकिनार करते हुए हमने केवल उसी के बारे में सोचा है। और आज भी उस उम्र में भी घर का सारा काम करती हो तुम, और बहू को बाहर घूमने और आराम फरमाने से ही फुर्सत नहीं है। रिटायर होने के बाद भी मैं अपनी पेंशन घर पर खर्च करने के लिए देता आया हूँ, लेकिन इस सब में हमें क्या सिला दिया? बहू आए दिन बदतमीजियों पर उतर आती है और हमारा बेटा जो जोरू का गुलाम बना हुआ है। बस हुआ दमयंती, अब मुझे लगता है कि हमें अपने लिए भी जीना चाहिए। फिर दमयंती जी बोली, क्या मतलब है आपका? दमयंती, बहुत समय से मेरी यह कहीं घूमने जाने की इच्छा है। फिर दमयंती जी बोली, अजी, दिल तो मेरा भी बहुत करता है, पर यह सोचकर चुप रह जाती हूँ कहीं बेटा और बहू गुस्सा ना हो जाए। जब बिना किसी कारण बहू आए दिन हमें इतनी बातें सुना देती है तो फिर इस बात पर तो बवाल ही मचा देगी। फिर चंदन जी बोले,
अरे दमयंती, मालूम है तुम्हें, बचपन में जब भी मैं हवाई जहाज को आसमान में उड़ते हुए देखता था तो मेरा उसमें बैठने का बहुत दिल करता था, लेकिन कभी बैठ नहीं पाया क्योंकि माता पिता के पास तो इतने पैसे ही नहीं थे। जैसे तैसे घर का खर्च चलता था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, तब जाकर मुझे सरकारी नौकरी मिली थी। जब पुनीत पैदा हुआ उसके बाद तो हमने अपनी सारी मेहनत की कमाई अपने बेटे पर ही खर्च कर दी। उसकी हर एक इच्छा को पूरा किया क्योंकि मेरा बचपन जो अभाव में बीता था और मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा भी मेरी तरह मन मारकर अपनी जिंदगी जिए। सारी कमाई तो हमने अपने बेटे पर ही खर्च कर दी और जो उसे अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को दिया। उसकी पढ़ाई में जितना भी खर्च आना था सबका इंतजाम हमने पहले ही कर रखा था, यह सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसों की कमी के कारण वह आगे ना पढ़ पाए। इसलिए हमेशा हमने अपने खर्चे काटकर अपने बेटे के खर्चे के लिए बचत की थी। जितने भी पैसे जिस समय उसने मांगे हमने उसे दिए। एक तनख्वाह में बेटे की पढ़ाई लिखाई, घर के खर्च और अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल, यह सब कितनी कुशलता से हम लोगों ने मैनेज किया था यह तो हम लोग ही जानते हैं। लेकिन बेटे ने तो आज सब कुछ नकार दिया। सोचा था कि बुढ़ापे में सारी जिम्मेदारी से मुक्त होकर आराम से रहेंगे, लेकिन यहाँ तो बुढ़ापे में ही हमारे बेटे बहू ने हमारे ऊपर इतनी बंदिशें लगा दी हैं। इतना तो हम उस समय भी बंधे हुए नहीं थे जब हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां थी, और आज सब जिम्मेदारियों से मुक्त होने का समय आया तो बहू ने सारे दिन के लिए तुम्हें रसोई में काम काज में व्यस्त कर दिया और मेरी सारी पेंशन के पैसे लेकर आज बेटा और बहू हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। तभी दमयंती जी उदास होकर बोली, हम लोग और कर भी क्या सकते हैं जी, यह तो अब हमारी किस्मत है और हमें ऐसे ही रहना होगा पूरी जिंदगी। नहीं नहीं दमयंती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने कुछ सोचा है, मैं करके ही रहूंगा। तभी दमयंती जी ने आशा भरी निगाहों से अपने पति की ओर देखा और कहने लगी, तो क्या सोचा है आपने जी? फिर चंदन जी बोले, बस कल का इंतजार करो और देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन चंदन जी केदारनाथ धाम जाने के लिए अपनी और अपनी पत्नी की टिकट कराकर ले आए। वह टिकट बस या ट्रेन की नहीं थी बल्कि हवाई जहाज की थी। उन्हें हर महीने पेंशन 35,000 रुपए पेंशन के मिलते थे, जिसमें से उन्होंने 20,000 के टिकट करवाए और 15,000 अपने पास खर्च करने के लिए रख दिए थे। उन्होंने आकर अपनी पत्नी को टिकट दिखाए तो दमयंती जी घबरा गई। क्यों? आपने पेंशन के पैसे को क्यों खर्च कर दिया? अरे यह क्या किया आपने? अब बहू क्या कहेगी? अरे दमयंती, तुम चिंता क्यों करती हो? हम अपने बेटे और बहू पर निर्भर नहीं हैं। मेरे पास खुद की पेंशन आती है। कुछ दिन यूं ही बीत गए। फिर एक दिन उनकी बहू मालती गुस्से में पैर पटकती हुई उनके पास आई और बोली, माँ जी, आखिर आप लोगों का ये चल क्या रहा है? उसकी यह बात सुनकर दमयंती जी हैरान रह गई और पूछा, क्यों, क्या हो गया बहू? अच्छा, बोल तो ऐसे रही हो जैसे कुछ मालूम ही ना हो। इस बार बाबूजी ने अपने पेंशन के पैसे नहीं दिए हैं। महीने की 5 तारीख होने को आई है। आप आज ही उन्हें कहिए कि पेंशन के पैसे निकाल कर मुझे दे दें। दरअसल बहू, वो बात यह है कि इस बार तुम्हारे बाबूजी और मैं एक साथ बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया है और उनकी पेंशन से हमने घूमने के लिए टिकट करवा लिए हैं। इसलिए इस बार तो पेंशन के पैसे तुम्हें नहीं दे पाएंगे। दमयंती जी ने सकुचाते हुए कहा। तभी उनकी बहू बोली, क्या आप दोनों ने घूमने जा रहे हैं? शर्म नहीं आती इस उम्र में घूमते हुए? चुपचाप घर में बैठे रहिए जैसे बूढ़े लोग रहा करते हैं। जानती भी हैं घर में कितना काम होता है। आने दीजिए आपके बेटे को, उन्हें भी बताऊंगी कि कितना फालतू खर्च करते हैं उनके माता पिता। और हम दोनों से पूछे बिना आपने बाहर घूमने जाने का सोचा भी कैसे? बहू मालती की बात सुनते ही दमयंती जी समझ गई थी
कि आज उनके बेटे के आने के बाद घर में अच्छा खासा हंगामा होने वाला है, क्योंकि हमेशा से घर में यही होता आया है कि पेंशन का सारा पैसा उनके बेटा और बहू उनसे ले लेते थे और अपने हिसाब से खर्च किया करते थे। यहाँ तक कि उन्हें इसमें से 200 रुपए निकालने की भी इजाजत नहीं थी। अगर वे ऐसा करते तो घर में जोरदार झगड़ा होता था। एक बार की बात है, चंदन जी ने अपनी पत्नी को शादी की सालगिरह पर 2000 की साड़ी लाकर दी, तो पेंशन में से 2000 कम देखकर उनकी बहू चंदन जी पर चिल्लाते हुए बोली, इसमें से 2000 का आपने क्या किया है, कहाँ खर्च करके आए हैं? जब चंदन जी ने कहा कि मैंने तुम्हारी सास के लिए उसकी मनपसंद की साड़ी खरीदी है, क्योंकि बहुत दिनों से उसने साड़ी नहीं खरीदी थी। जब भी मैं उसके लिए साड़ी खरीदने लगता तो वह यही कह देती कि मेरे पास बहुत सारी साड़ियां हैं, लेकिन जब पहनने की बारी आती थी तो एक भी अच्छी साड़ी नहीं दिखती थी। इसलिए मैंने सोचा कि उसके लिए एक साड़ी खरीद लूं। उसी समय मालती बोली, क्या साड़ी खरीदने में 2000 खर्च कर दिए? इस उम्र में आप लोग एनिवर्सरी का तोहफा दे रहे हैं एक दूसरे को। सार जरा सोचिए, घर में छोटे बड़े कितने का काम होते हैं, बिजली, पानी, राशन, सबका बिल हमें देना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को क्या पता है कि शहरों में रहना कैसा होता है। पूरी जिंदगी तो गांव में ही रहे हो ना। इस वाक्य को याद करते करते दमयंती जी मन ही मन घबराती जा रही थी कि जब बहू ने 2000 के पीछे इतना हंगामा खड़ा कर दिया था, तो अब तो पेंशन के सारे पैसे ही टिकट पर खर्च हो गए हैं। शाम को जैसे ही दमयंती जी का बेटा पुनीत घर लौटा तो मालती ने उसे सब कुछ बता दिया। पुनीत उसी समय आग बबूला होते हुए अपने कमरे से बाहर आया और गुस्से से चिल्लाने लगा, इस महीने की 5 तारीख हो गई है और आपने अभी तक अपने पेंशन के पैसे नहीं दिए, और तो और हमसे बिना पूछे सारे पैसे खर्च कर दिए। अब इस महीने का राशन का खर्चा कैसे चलेगा? और इतना फालतू का पैसा खर्च करने की जरूरत क्या थी? बुढ़ापे में घूमने का शौक चढ़ा था। अरे आराम से घर पर नहीं रह सकते हो? ज्यादा ही घूमने का मन था तो पास के मंदिर में घूम आते। मैं आप लोगों से कह देता हूँ, अगर आपने पेंशन के पैसे नहीं दिए तो। इतनी बात सुनते ही चंदन जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और रोबदार आवाज में जोर से बोले, तो क्या बेटा, बस बहुत हो चुका। तुम्हें बस हमारा घूमना ही दिखाई देता है, हमारे फालतू के खर्च ही नजर आते हैं। बहू आए दिन नए कपड़े खरीद कर लाती है, पार्टी करने जाती है, तुम लोग हर रविवार को बाहर खाना खाकर आते हो, उसका क्या? और तो और हमारा टीवी देखना भी तुम लोगों को गवारा नहीं। तुम्हारी पत्नी ने हमारी टीवी देखने का समय भी निर्धारित कर दिया है। अरे बूढ़े हुए हैं, मर तो नहीं गए हम लोग। हमारा भी दिल करता है, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, हमारा भी कुछ करने का जी करता है, कहीं जाने का मन करता है, अच्छा खाने को मन करता है। हमारे कहीं जाने से तुम्हारे खर्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बाहर घूमने से, पिक्चर देखने जाने से, बाहर का खाना खाने से खर्चा नहीं बढ़ता क्या? अपने ऊपर तो खूब खर्चा करते हो, लेकिन माँ बाप ने जरा सा खर्च क्या कर लिया, भड़क रहे हो? भूल गए कि 2 महीने पहले ही तुम लोग विदेश घूम कर आए हो? तो क्या हवाई जहाज की टिकट मुफ्त में आती है? 2 साल में 2 बार तुम बाहर घूमने जाते हो। क्या कभी हमने रोक टोक किया है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो? फिर आज अपने घूमने जाने के लिए जरा सा पैसा हमने खर्च कर लिया, तुम्हें तकलीफ होने लगी? फिर पुनीत बोला, पिताजी, अपने घूमने के लिए मैं आपसे पैसे मांगकर नहीं खर्च करता हूँ, खुद पैसा कमाता हूँ और खुद उस पैसे से हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो बेटा, मैं भी अपने पेंशन के पैसे से ही घूमने जा रहा हूँ, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे हैं। अपने पिता का यह जवाब पाकर पुनीत गुस्से में तमतमा गया और बोला, ठीक है बाबूजी, अगर आपने घूमने जाने का प्लान बना ही लिया है तो इतनी बात समझ लीजिए कि इस घर में रहते हुए मैं आपको फोकट का नहीं खिलाऊंगा। खर्चे के लिए पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपको रोटी नहीं मिलेगी।
मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि आप लोगों को खाना पीना भी खिलाऊं और बाहर घूमने जाने का खर्चा भी उठाऊं। इतना कहकर पुनीत अपने कमरे में पैर पटकता हुआ चला गया। तभी उनकी बहू मालती बोली, कभी सोचा भी है कि आपका बेटा दिन भर कितनी मेहनत करता है और फिर 2 पैसे लेकर घर आता है। हम कुछ दिन विदेश क्या चले गए, आपको वह दिखाई दे दिया, लेकिन यह दिखाई नहीं देता कि घर में आपके 2 पोते हैं। उनके भविष्य के लिए भी कुछ पैसा बचा कर रखना चाहिए। बस पैसा उड़ाने में लगे हुए हैं इस बुढ़ापे में। अब कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप घर पर रहिए और घर की रखवाली करते रहिए। वैसे भी इस उम्र में बाहर घूमने जाएंगे तो घूमने के चक्कर में कहीं बीमार होकर आ गए तो मैं आप लोगों की सेवा नहीं करूंगी। फिर पड़े रहिएगा एक कोने में। क्यों बहू, घर में रहकर तुम्हारी सास क्या दिन भर काम नहीं करती? बाहर घूमने जाएगी तब तुम्हें लगता है कि ये बीमार हो जाएगी? चंदन जी की बात सुनते ही मालती मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। दमयंती जी तो बेटे और बहू की बातें सुनकर हैरान ही खड़ी रह गई थी। उनकी आंखों में से आंसू निकल आए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। थोड़ी देर बाद दमयंती जी ने अपने पति चंदन जी से कहने लगी, सुनो जी, घूमने जाने की बात पर तो घर में हंगामा ही खड़ा हो गया। मुझे लगता है कि हमें अपना प्लान बदल लेना चाहिए, नहीं तो बेटा और बहू हमें घर में रोटी भी नहीं देंगे। घर में तो रहना ही मुश्किल हो जाएगा। बातें सुना सुना कर हमें जीते जी ही मार देंगे। तभी चंदन जी बोले, तुम चिंता मत करो दमयंती, मेरे होते हुए तुमसे कोई कुछ नहीं कह सकता। जितना कहना था कह लिया। यह लोग जब विदेश गए थे तो कम से कम 4 लाख का खर्चा कर कर आए होंगे और हमारे 1000 खर्च करने पर भी ये कलह शुरू कर देते हैं। यह अन्याय आखिर हम कब तक सहते रहेंगे? कभी न कभी तो इसके खिलाफ हमें बोलना ही पड़ेगा, वरना हम इसी तरह समझौते ही करते रह जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह जब दमयंती जी रसोई में चाय नाश्ता बना रही थी तो सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। दमयंती जी ने अपनी बहू और बेटी की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर अभी तक गुस्सा सवार था। ना तो वे किसी से बात कर रहे थे, ना ही किसी से नजरें मिला रहे थे। चंदन जी अपने घर का माहौल को अच्छी तरह समझ रहे थे। जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ, चंदन जी ने दमयंती जी से कहा, दमयंती, अब हम लोगों ने घूमने जाना है तो चलो, तुम्हें 2-3 नई साड़ियां दिलवा देता हूँ और अपने लिए कुछ अच्छे और नए कपड़े खरीद लेता हूँ। बहुत दिनों से मैंने भी अच्छे कपड़े नहीं खरीदे हैं। अब घूमने जाएंगे तो पुराने कपड़े नहीं पहनेंगे। चंदन जी ने इतना बोलने की देर थी कि उनके बेटे और बहू तो पहले से ही भड़कने को तैयार बैठे थे। सारी सीमाएं लांघता हुआ उनका बेटा पुनीत बोला, बाबूजी, अब हम आपको अपने पास और नहीं रख सकते। अरे, आपने तो सारी हदें पार कर दी। आप अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लीजिए। सारी शर्म तो आपने बेच खाई है। अब बुढ़ापे में आप घूमने जा रहे हैं। हमसे आपकी यह हरकतें बर्दाश्त नहीं होती। फिर चंदन जी ने कहा, बेटा, हम अपने रहने का इंतजाम कहीं और क्यों कर लें? यह घर हमारा है, इसे मैंने अपनी कमाई से बनवाया है। और तो और इस घर की जमीन भी मेरी मेहनत की कमाई से खरीदी गई है और इस हिसाब से यह घर मेरा है। लेकिन बाबूजी, आप भूल रहे हैं, आपने यह मकान मेरे नाम कर चुका है। फिर चंदन जी एक मुस्कान के साथ बोले, नहीं बेटा, नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने ये वसीयत में क्या लिखवाया है। वो तो भला हो मेरे दोस्त का, जिसने मुझे ये सलाह दी कि मुझे जीते जी अपना मकान अपने बेटे के नाम नहीं करना चाहिए। और अच्छा हुआ कि मैंने मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, नहीं तो हमें बेघर करने में तुमने एक पल की भी देरी नहीं लगानी थी। एक बात कान खोल कर सुन लो कि मैंने और तुम्हारी माँ ने जिंदगी में खूब इज्जत कमाई, और अगर तुम लोग मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती करोगे तो ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए आज मैंने फैसला किया है कि तुम
ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाओ और अपनी गृहस्थी अलग बसा लो और मुझे हर महीने 35,000 किराया दिया करो, या फिर कोई और दूसरा मकान ढूंढ सकते हो। मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। आज महीने की 10 तारीख है, तुम्हारे पास 30 तारीख तक का समय है। सोच कर जवाब दे देना, मैं उसी हिसाब से आगे के बारे में सोचूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। तभी मालती बोली, अगर आप हमें इस घर से निकाल देंगे तो इतने बड़े घर का क्या करेंगे, और इस बुढ़ापे में आप लोगों की देखरेख कौन करेगा? हम आपके बेटा और बहू हैं, आखिरकार हम ही तो आपके काम आएंगे। तभी चंदन जी ने कहा, अरे अरे, अभी तो हम लोगों के हाथ पैर चल रहे हैं, तब तुम्हारा ये हाल है। जब हम पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर निर्भर हो जाएंगे तब तुम हमें भूखे ही मार दोगे। अब अगर अपने पैसे खर्च करने ही हैं तो हम तुम्हारे रौब क्यों सहन करें? रही बात बुढ़ापे में गुजारा करने की, तो इतना बड़ा घर है, इस घर में 2 किराएदार आराम से बिठा सकता हूँ, और काम वाली बाई मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। खाना पकाने और घर के बाकी काम के लिए एक हम बाई रख लेंगे। अपनी पेंशन से हम अपना बुढ़ापा मजे से काट सकते हैं। तुम हमारे बुढ़ापे की चिंता बिल्कुल भी मत करो बहू। यह बात सुनकर पुनीत और मालती दंग रह गए। चलो दमयंती, हम शॉपिंग करने चलते हैं, कहते हुए चंदन जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बाजार चले गए। चंदन जी का यह जवाब सुनकर उनके बेटे और बहू के जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पिताजी ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। शाम के समय वे अपने लिए अपनी मनपसंद कपड़े खरीद कर ले आए, लेकिन उनकी बहू मालती ने अब शांत रहना ही उचित समझा। उसे समझ में आ गया था कि यदि अब वह कुछ कहेगी तो उसके ससुर 2-4 बातें और सुना देंगे। अगले दिन चंदन जी और दमयंती जी को हवाई जहाज में बैठकर केदार धाम की यात्रा पर जाना था, जिस कारण वे बहुत खुश थे, क्योंकि वे पहली बार अपना हवाई जहाज में बैठने का सपना पूरा करने जा रहे थे। सुबह के समय वे दोनों तैयार होकर अपने कमरे से बैग लेकर जैसे ही बाहर निकलने लगे तो अपने बेटे और बहू को आवाज देते हुए कहा कि हम 10 दिनों के बाद आएंगे, तब तक तुम अपना इंतजाम कर लेना। इतना कहकर वे दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पर हवाई जहाज को देखकर वे अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस कर रहे थे और अपनी पत्नी से कहने लगे, जहाज तो सच में बहुत बड़ा होता है। जब आसमान में उड़ते हुए देखता था तो ऐसा लगता था कि यह बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आज सामने से देखने पे पता लगा कि यह असल में कितने बड़े होते हैं। जब वे दोनों केदारनाथ धाम पहुंचे तो वहां पहुंचकर उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और फिर आसपास की जगह पर घूमने के लिए निकल गए। दमयंती जी उन्हें कहने लगी, वाकई यह दिन हमारी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन हैं, जब हमें एक दूसरे के साथ इतना अच्छा समय व्यतीत करने को मिल रहा है। फिर चंदन जी बोले, दमयंती, हम बूढ़े हो गए हैं तो क्या हुआ, अरमान तो हमारे दिल में भी है ना। बुढ़ापा आने के साथ हमारी इच्छाएं मर तो नहीं गई ना। अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की और कहीं घूमने की इच्छा तो हमारे दिल में भी है, लेकिन आजकल के बच्चों को लगता है कि बुढ़ापा आ गया है तो जिंदगी ही खत्म हो गई है। यह तो भगवान का शुक्र है कि अभी हमें पेंशन मिलती है। आज इसी पेंशन के दम पर मैं अपने बच्चों के सामने बोल पाया हूँ, लेकिन मुझे तो उन माँ बाप के बारे में सोच सोच कर चिंता होती है जो सब कुछ अपने बच्चों पर लुटा देते हैं और बुढ़ापे के लिए कुछ भी अपने पास बचाकर नहीं रखते हैं। कैसे वो लोग अपना बुढ़ापा काटते होंगे जब उनके बच्चे एक एक चीज के लिए उन्हें मोहताज कर देते होंगे। केदारनाथ धाम तो बहुत दूर की बात है, हमारा बेटा तो हमें आज तक पास के किसी मंदिर में भी नहीं लेकर गया। खैर छोड़ो इन बातों को दमयंती, हम यहाँ आराम से कुछ दिन बिताएंगे और फिर घर जाएंगे। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। उसके बाद जब वे लोग घर वापस आए तो उन्हें देखते ही पुनीत और मालती तुरंत उनके पास दौड़े दौड़े चले आए और उनके पैरों में गिर गए। बोले, बाबूजी,
हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको जैसे इस घर में रहना हो आप वैसे रहिएगा, जहां आपका घूमने का मन करे वहां घूमने जाइएगा, लेकिन हमें इस घर में से मत निकालिए। हम इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? आप तो जानते ही हैं कि मेरी तनख्वाह कितनी है। अब मैं उसमें से मकान के किराए के पैसे निकालूं तो हम लोग खर्च कैसे चलाएंगे? फिर मालती बोली, माँ जी आप ही बाबूजी को समझाइए ना कि हमें इस घर से ना निकालें, हमें ना जाने को कहें। अब से घर का सारा काम मैं ही कर दिया करूंगी, आप बस बैठकर आराम फरमाइएगा और जी भर कर टीवी देखिएगा। टीवी का रिमोट आपके पास ही रहा करेगा। चंदन जी को अब यकीन हो गया था कि उनके बेटे बहू को अकल आ गई है। अब वह उनके बुढ़ापे की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो मेरी भी एक शर्त है। मैं अपनी पेंशन के पूरे पैसे तुम्हें नहीं दूंगा, कुछ पैसा मैं अपने पास बचा कर रखूंगा, क्योंकि बुढ़ापे में मेरे और मेरी पत्नी की भी कुछ खर्च होते हैं। हमारी दवाइयों का खर्च तो चलता ही रहता है, कभी ब्लड प्रेशर की दवाई, तो कभी डायबिटीज की दवाई, तो कभी जोड़ों के दर्द की दवाई। और बार बार मुझे तुम्हारे आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। अपने ही पैसों के लिए मैं तुम पर मोहताज रहूं, यह मुझे मंजूर नहीं है। तो फिर पुनीत ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही करना। फिर पुनीत ने मालती से कहा, मालती तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी से जाओ, माँ और पिताजी के लिए चाय बनाकर लेकर आओ। बहुत थक गए होंगे इतनी दूर सफर करके जो आए हैं। इतनी बात सुनते ही चंदन जी मुस्कुराने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि आज अगर उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के आत्मसम्मान के लिए यह निर्णय ना लिया होता तो पहले की तरह आज भी उन्हें मन मार कर गुजारा करना पड़ता। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में अपने लिए कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। थोड़ा सा स्वार्थी बनने में कोई हर्ज नहीं होता। यह तो दुनिया है और दुनिया तो कुछ ना कुछ बोलेगी ही, लेकिन अगर अपने हाथ में पैसा हो तो हमें अपनी इज्जत को बनाकर रखना चाहिए कि हमसे कोई कुछ ना कह सके और अपने पैसों के दम पर हम अपनी जिंदगी को बहुत ही आत्मसम्मान के साथ गुजार सकें। दोस्तों, अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए चंदन जी ने जो फैसला किया था वह सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे घंटी के बटन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री राम दोस्तों।